हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बेटा जी शुरू करेंगे पढ़ना। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3। जी हाँ बच्चों, और हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसका लेक्चर नंबर 3 आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें बेटा जी आज का लेक्चर मजेदार है। मजेदार होने की वजह बता देता हूं, क्योंकि अब तक हमने जो भी सीखा पहले 2 लेक्चर्स में, अब करेंगे उस पे सवाल। अच्छा, सवाल तो करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम भी सिखाऊंगा, लॉ सिखाऊंगा, दैट इज कुलाम्स लॉ, कुलाम का नियम। क्लियर है? तो मजेदार क्लास है, आराम से पढ़िएगा और प्रैक्टिस करिएगा। सिर्फ सवाल करने वाले हैं, फिर कुलाम का नियम। तो पहले पहले 30 से 35 मिनट आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट सिखा के सवाल पे लेके आऊंगा। क्लियर है? सुनिएगा ध्यान से, शुरू करेंगे कहानी को। चैप्टर प्रोग्रेस। विद्युत आवेश पढ़ चुके हैं, आवेशों के गुणधर्म पढ़ चुके हैं, आवेशन की विधियां 3 विधियां थी और तीनों विधियां मैंने आपको सिखा दी, वो भी हम खत्म कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं, करेंगे बेटा जी आज कुलाम के नियम की। लेकिन कुलाम के नियम से पहले आपने सर प्रॉमिस किया था आवेशन की विधियों पे सवाल करने के। बढ़िया बढ़िया, क्या वैरायटी के सवाल वो बना सकते हैं, वो वैरायटी आपको सिखाऊंगा। ठीक है? हालांकि ये बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये जो सवाल मैं आज करवाऊंगा ना, ये बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं, जेई में चांसेस कम है। जेई में डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा, लेकिन कुलाम के नियम को मिक्स करके आ जाएगा कि ये 2 गोले हैं या 2 आवेश हैं, है ना, 2 समान गोले हैं, बोलेंगे इनको इससे स्पर्श कराया, या 2 वस्तुएं हैं, एक को बी से स्पर्श कराया, बी को सी से कराया, पहले इन दोनों को इतनी दूरी पर रखा था, स्पर्श कराने के बाद भी उनको इतनी ही दूरी पर रख दिया, बता दोनों के बीच में नया बल क्या बनेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आपसे बनाए जा सकते हैं। उसके बाद बेटा जी यहां कुलाम के नियम पे आने के बाद यह मत सोचना कि कुलाम का नियम सिर्फ सिखा के खत्म कर दूंगा। कुलाम के नियम पे करवाऊंगा ढेर सारी प्रैक्टिस, ढेर सारी प्रैक्टिस, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ना जाने कितने कितने तरह के, कितनी वैरायटी के सवाल ये तुम्हें बना देंगे। क्लियर है? तो अब चीजें बदल चुकी हैं, हमने तरीके बदले। उसके बाद एक नया पड़ाव आएगा चैप्टर में, दैट इज विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत बल रेखाएं पढ़ेंगे, विद्युत फ्लक्स के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। एंड उसके बाद गाउस लॉ पढ़ेंगे, गाउस का नियम पढ़ेंगे। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बातें करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बातें करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बातें करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विद्युत विभव, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट इज। फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा समविभव पृष्ठ, दैट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। फिर हम उसके बाद विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव में संबंध बता दूंगा, फॉर्मूले की कहानी है, इसको तो फॉर्मूले से समझा दूंगा। और ये वाला टॉपिक एक अलग टॉपिक है, इसका अलग से फैन बेस है। इस टॉपिक का अलग से इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक पे अलग से कोई कहीं से लेना देना नहीं है। सिर्फ एक हल्का सा विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश कण है तो विद्युत बल लगेगा बस, और उसके बाद लगाना काइनेमेटिक्स, उसके बाद लगानी है काइनेमेटिक्स, चालक और इसके गुण, लास्ट टॉपिक होगा। क्लियर है बेटा जी? चलें आगे। तो शुरू करेंगे बेटा जी कहानी को, कुलाम के नियम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बेटा जी रिवीजन क्या पढ़ा दिया। गुरुजी हमने आवेशन, ध्यान से सुनिएगा, आवेशन की विधियां, क्या बोल रहा हूं, आवेशन की विधियां। बेटा जी आवेशन की विधियां में मैंने आपको पहला सिखाया था घर्षण द्वारा। ये तो बहुत ही सिंपल सा है, घर्षण द्वारा। आपको भी पता है घर्षण द्वारा में मतलब यह है कि सर अगर आप बिल्ली की खाल को एबोनाइट छड़ के साथ रगड़ोगे, बिल्ली की खाल को एबोनाइट के छड़ के साथ रगड़ोगे, तो बेटा जी बिल्ली की खाल जो है वो पॉजिटिव यानी कि धन आवेशित हो जाएगी, एबोनाइट की छड़ जो होगी वो ऋणावेशित हो जाएगी। या इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूखे बालों को अगर मैं कंघा से या कंघी से रगड़ूं तो कंघा बिकम नेगेटिव चार्ज, कंघे के ऊपर ऋणावेश आ जाएगा और सूखे बालों के ऊपर धनावेश आ जाएगा। या बेटा जी मैंने एक कांच की छड़ और एक रेशम का कपड़ा लिया था, कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। इस तरह की चीजें याद रखिएगा। क्यों होता है? जब हम 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं
तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दूसरी वस्तु में हो जाता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वह धनावेशित हो जाती है और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वह ऋणावेशित हो जाती है। आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत हमेशा याद रखना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि आवेश जब भी लिया जाएगा एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर, इतना याद रखना बेटा जी, हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में लिया जाएगा ऑफ मिनिमम आवेश। जो न्यूनतम आवेश है ना उसका पूर्ण गुणज, और हमें पता है आवेश की सबसे छोटी या सबसे न्यूनतम इकाई है ई, उसका पूर्ण गुणज यानी कि 1e 2e 3e 4e 5e 6e ne, तो दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। प्लस माइनस इसलिए लगाया क्योंकि जो त्यागेगी वो प्लस आएगा, जो ग्रहण करेगी उसके ऊपर माइनस आएगा, तो या तो आवेश प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ Q बराबर प्लस माइनस एनी। क्वांटाइजेशन इसलिए बोला है या क्वांटीकरण इसलिए बोला है क्योंकि क्वांटाइजेशन का मतलब है, मतलब हमने शब्द को लिया है क्वांटा, यहां से क्वांटा शब्द आता है। क्वांटा का मतलब होता है कंप्लीट पैकेट, क्वांटा का मतलब होता है एक पूरा, बोलते ना है ना, जैसे बोलते ना फोटोन, फोटोन एक है ना, बोलते ना, अरे यार जैसे बिजली आती है, प्रकाश आता है ना, फोटोन के रूप में आता है ना, एक पैकेट ऑफ एनर्जी का पैकेट होता है क्वांटा। समझ में आ रहा है कि बेसिकली हमने क्वांटा का मतलब यहाँ पर यही रखा है कि जैसे एक निकालूंगा मैं, कहीं से 2.25 आवेश नहीं निकाल सकता, मैं कहीं से 2.5 नहीं निकाल सकता कि 2.5 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, मुझे 3.25 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मुझे आप दे दीजिए 3.25 इलेक्ट्रॉन, नहीं ले सकता। या तो तू 3 ले या 2 ले या 1 ले या 10 ले या 15 ले, लाख ले, करोड़ ले, 1 करोड़ ले, 2 करोड़ ले, लेकिन तू 1 करोड़ प्लस आधा इलेक्ट्रॉन नहीं मांग सकता मुझसे, मैं नहीं दे पाऊंगा तुझे। क्लियर है? दैट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो घर्षण द्वारा आवेशन में सबसे पहली चीज आपको मैंने बता दी है बेटा जी, अगर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो आवेशित हो जाती है। दूसरा फिर मैंने आपको बताया बेटा जी चालन द्वारा। अच्छा, चालन द्वारा में मैंने आपको एक मेथड तो आपको बता ही दिया चालन द्वारा में क्या है, लेकिन एक और तरीके से इसको समझा जा सकता है, दैट इज विद्युत विभव। विभवांतर के कारण से मैंने बोला कि मान लीजिए ये वस्तु धनावेशित है, इस पर बहुत सारा धन है, इस पर बहुत सारा धन है, और ये वस्तु उदासीन है, ये वस्तु उदासीन है, और दोनों को संपर्क में लाएंगे क्योंकि चालन में भी हम दोनों को संपर्क में, याद करो मैंने बोला था कि बेसिकली अगर हम बात करें तो दो तरीके से हम आवेशित कर सकते हैं, जो बेसिक फंडामेंटल है, या तो टचिंग के द्वारा या विदाउट टचिंग। विदाउट टचिंग में केवल एक ही नियम आता है, दैट इज प्रेरण, दैट इज इंडक्शन। टचिंग वाले में फिर आपके दो मेथड आते हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड आता है आपका फ्रिक्शन, दैट इज घर्षण, और दूसरा आता है आपका कंडक्शन, दैट इज चालन। तो हम सीख रहे हैं चालन। तो चालन में मान लीजिए मैंने दो, मेरे पास वस्तुएं हैं, एक के ऊपर पूरी एक वस्तु आवेशित है और दूसरी वस्तु अनावेशित है या उदासीन है। अब बच्चों उदासीन का मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए नो नेट चार्ज, यानी कि नेट चार्ज जीरो है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है या उसके पास प्रोटॉन। क्या ये पदार्थ है ना, मैटर है ना, एटम से मिलकर बना है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन तो होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होंगे, यानी कि जितने धन है उतने ऋण भी होंगे। इसका मतलब इस पर आवेश तो है, लेकिन सर जितने धन है उतने ऋण है, धन और ऋण एक दूसरे को खत्म कर देंगे। सो नो नेट चार्ज, दैट इज द मीनिंग ऑफ उदासीन, दैट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल। इसको बोलते हैं उदासीन वस्तु। तो मेरे पास उदासीन वस्तु है, तो इलेक्ट्रॉन, या यूं बोल दीजिए अगर मैं इसको ऋणावेशित बोलूं, हालांकि धनावेशित बोलोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मान लीजिए मेरे पास बोला कि यार ये वस्तु के पास ऋणावेश है, तो ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा। अच्छा, जब इस वस्तु के पास ऋणावेश है ना, तो इसके पास कोई ना कोई पोटेंशियल है अपना, कोई ना कोई विभव है, और इस वस्तु के पास कोई आवेश नहीं है, नेट चार्ज जीरो है, इसका मतलब इसका विभव जीरो है। तो विभव में अंतर के कारण ऐसे भी समझा जा सकता है, विभव में अंतर के कारण से आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो गए, यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर स्थानांतरित होगा। और ऐसा तब तक होगा जब तक कि दोनों के ऊपर विभव समान नहीं हो जाता, ऐसा तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्शन। हालांकि इसकी मैथमेटिक्स अभी बाकी है, अभी मैंने आपको सिर्फ थ्योरेटिकल बताया। एक तरीका मैंने आपको यह भी सिखाया और एक तरीका मैंने आपको यह भी सिखाया था, कोई सी भी वस्तु बना सकते हैं। मैंने बोला कि यह वस्तु ऋणावेशित है ना, बोला था। और जब एक वस्तु में उदासीन वाली वस्तु लेके आता हूं तो मैंने बोला था कि यहाँ पर ऋणावेश एक्सिस में है, आधिक्य में है, अधिकांशतः जो मेरे पर आवेश है वो ऋणावेश है, यानी कि वस्तु नेगेटिवली चार्ज्ड है, वस्तु नेगेटिवली चार्ज है। तो ऋणावेश यहां से निकलकर कहां जाना चाहेगा, यहां जाना चाहेगा, क्योंकि ये धातु है, यानी कि ये चालक है, ये चालक है, ध्यान रखना, ये क्या है, चालक है।
और बेटा जी इनमें प्रति हाईली रिपल्सिव फोर्स आ जाता है, क्योंकि समान आवेशों के सजातीय आवेश सब कुछ प्रॉपर्टी लग रही है, हर बार प्रॉपर्टी लग रही है, इसलिए कह रहा हूं शुरुआत अच्छी हुई है, अंत भी अच्छा होगा। मैंने बहुत तगड़ी शुरुआत की है, तेरी अच्छी शुरुआत की है। सुनिएगा, तो ऋणावेश 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 ऋणावेश, बहुत सारे आवेश समान आवेश से सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण लगता है, तो इनमें बहुत हाईली रिपल्सिव फोर्स है, बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण है, तो ये बाहर जाना चाहेंगे। अब ये सतह से बाहर, तो अब मान लीजिए ये नहीं होती तो बाहर क्या है, हवा, और हवा क्या है, इंसुलेटर, तो इंसुलेटर है तो वो तो चालन कर नहीं पाएंगे, इसका मतलब ये बाहर तो नहीं जा पाएंगे। अब जैसे ही इनको मौका मिलेगा, मौका कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर एक वस्तु लेके आ और उसको संपर्क में करा, दैट इज चालन, कंडक्शन। और जैसे ही आएंगे तो यार इनको मौका मिलेगा, अरे निकल लो, हमें रास्ता मिल गया, तो ये दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होंगे, और ऐसा तब तक होगा जब तक कि, और इसकी भी एक लिमिट होती है। अभी पहले यहां पर कुछ भी नहीं था, तो एक ऋणावेश आया, दूसरा आया, अब जैसे ही ऋणावेश आ रहे तो तीसरा जो आएगा, तीसरा जो ऋणावेश आएगा वो बाकी के जो यहाँ दो पहले पहुंच चुके हैं, जो यहाँ पर पहले दो पहुंच चुके हैं, वो क्या करेंगे, इसको रिपेल मारेंगे, बोलेंगे अरे तू क्यों आ रहा है, चल वापस चल। तो धीरे 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 रिपेल मारना स्टार्ट करेंगे, तो एक चार्ज ट्रांसफर की भी ना एक लिमिट होगी, इसमें आवेश स्थानांतरण की भी ना एक सीमा होगी बेटा जी। ये नहीं है कि इसका सारा आवेश इसमें आ जाएगा, कुछ इसमें रहेगा और कुछ इसमें रहेगा। ये वही वाली बात है कि अगर इसका विभव बहुत ज्यादा है, इसका विभव उच्च है, इसका निम्न है, तो ऐसा तब तक होगा जब तक कि दोनों का समान विभव नहीं आया। तो इसका कुछ विभव, इसका कुछ विभव, यानी कि विभवांतर जीरो। इसका कुछ विभव का मतलब है कि इस पर कुछ चार्ज है, इसका कुछ विभव का मतलब है इस पर कुछ चार्ज है, दोनों पर चार्ज है, यानी कि सारा आवेश इधर नहीं जाएगा, इस पर भी कुछ आवेश रहेगा और इस पर भी कुछ आवेश रहेगा। बहुत बढ़िया चीज सिखा रहा हूं आपको, मजा आएगा। फिर तीसरा हमने सीखा बेटा जी इंडक्शन मेथड, प्रेरण, बोलो यार, प्रेरण द्वारा। और प्रेरण द्वारा में अगर तुझे याद है तो बेटा जी इनको टच नहीं करेंगे, भू संपर्कित करने के बाद भू संपर्कित पहले हटाएंगे, बाद में छड़ हटाएंगे। अच्छा, चालन में एक चीज है कि वस्तु जो होती है, सामने वाली वस्तु जिसको आप आवेशित कर रहे हो वो उसी प्रकृति की होती है। अगर ऋणावेशित है तो ऋणावेशित है, धनावेशित है तो धनावेशित। लेकिन प्रेरण में उल्टा है, अगर आप धनावेशित लेके आ रहे हो तो चार्ज सामने वाली बिना टच किए तो दूसरी वस्तु को जिसको तुम आवेशित करोगे वो धनावेशित हो जाएगी। अगर तुम ऋणावेशित लेके आ रहे हो, और अगर तुम धनावेशित लेके आ रहे हो तो सामने वाली वस्तु धनावेशित लेके आ रहे हो तो सामने वाली वस्तु ऋणावेशित, अगर ऋणावेशित लेके आ रहे हो तो सामने वाली वस्तु धनावेशित होगी, विपरीत प्रकृति की आवेशित हो जाती है। क्लियर है? ये कहानी थी, ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो बेटा जी अब मैं आपको ना थोड़ा सा चालन द्वारा जो मैंने समझाया आपको, चालन द्वारा आवेशन, इसी थोड़ी सी गणित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स करना जरूरी है। एक बार मैथमेटिक्स आपको सिखा दूं, उसके बाद आपको लेके चलूंगा सवालों पे। तो बेटा जी क्या मैथमेटिक्स, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। आवेश, अब देखो मैंने बोला कि मेरे पास एक वस्तु है, ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास एक वस्तु है ना, मान लीजिए धनावेशित है। क्या है? धनावेशित है। इस वक्त इसके पास Q1 आवेश है। क्या है इसके पास? Q1 आवेश है। और एक और गोला है, एक और गोला है, ये मेरे पास गोले हैं, ऐसा मान ले। ये मेरे पास एक गोला है जिस पर Q1 आवेश है, एक और गोला है जिसके ऊपर Q2 आवेश है। इस वाले गोले की त्रिज्या R1 है और इस वाले गोले की त्रिज्या R2 है। पहले तो मैं आपको ना प्रॉब्लम क्रिएट करता हूं, पहले तो मैं आपके सामने समस्या क्रिएट करता हूं, तुम्हारे मन में भी संतुष्टि आएगी कि हाँ गुरुजी आप बात तो सही कह रहे हो। संतुष्टि यह है कि मैंने बोला कि यार मेरे पास दो समान गोले, समान गोले का मतलब है हूबहू, समान पदार्थ के बने हुए हैं, समान त्रिज्या है, बिल्कुल हूबहू, यानी कि दो चालक गोले हैं। दो मेरे पास क्या है? चालक गोले। ये चालक है, ये चालक बी मान लीजिए और ये चालक ए मान लीजिए। इसकी त्रिज्या भी आर है और इसकी त्रिज्या भी आर है। दोनों दिखने में भले अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन त्रिज्या समान है, सब कुछ समान है। समरूप गोले बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? समरूप गोले। दो मेरे पास समरूप गोले हैं। सवालों में इस तरीके के शब्द यूज होते हैं तो परेशान मत होइएगा, सवालों में इस तरीके के शब्द यूज होंगे। तो मेरे पास दो समरूप चालक गोले हैं। बेटा जी मान लेते हैं कि इसके ऊपर Q1 चार्ज है, इसके ऊपर Q2 चार्ज है और दोनों अभी अलग अलग रखे हुए हैं, दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं है। कॉमन सेंस लगाना, मैंने इनको जोड़ दिया, मैंने इनको एक तार के द्वारा जोड़ दिया। तार भी जो होगा वो चालक तार होगा, तार जो है वो चालक तार है। मैं फिर बता देता हूं, चालक तार है। एक वस्तु है मेरे पास, एक गोला है जिसके ऊपर Q1 आवेश है,
और एक और वस्तु है प्लस Q1 आवेश है और एक और है प्लस Q2 आवेश। एक वस्तु है जिसके ऊपर मेरे पास प्लस Q1 आवेश है, एक और वस्तु है जिसके ऊपर प्लस Q2 आवेश है। दोनों के ऊपर आवेश है बेटा जी। ध्यान से सुनिएगा, कहानी को फील लेते रहिएगा। ठीक है सर, ओके सर। अगर मैं इनको संपर्क में लेके आता हूं तो अभी अभी आपको मैंने मेथड में क्या सिखाया कि दोनों पे अब पता है संपर्क स्थापित करने के बाद में नया आवेश ज्ञात करना है। मतलब क्या कि दो आवेश थे, दो गोले थे, एक पर Q1 आवेश था, एक पर Q2 आवेश था। पहले संपर्क नहीं था, अलग अलग थे। जब तूने इनको चालक तार से जोड़ा तो आवेश इधर से उधर होंगे। जिस पर ज्यादा आवेश होगा वो इधर से इधर जाएगा, जिस पर कम होगा। कुल मिला के लेन देन होगा, आवेशों का स्थानांतरण होगा। ऑब्वियसली बात है, होगा, पक्की बात है। यानी कि विभव में अंतर होगा, क्योंकि अगर Q1 का मान Q2 के बराबर नहीं है तो विभवांतर है। क्योंकि यार इस पर Q1 आवेश है तो इसका विभव V1 मान लो, और इस पर Q2 आवेश है तो इसका विभव V2 मान लो। अभी विभव के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले ही बता देता हूँ, सिर्फ शब्द है, शुद्ध टर्मिनोलॉजी है। बस मेरी बातों को सुनता जा। विभव क्या है वो पूरा आगे बढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए बस इतना मान के चल, जो मैं कह रहा हूं कि इस वस्तु के ऊपर जिस वस्तु के पास आवेश है उसका अपना विभव होता है। इसका पास विभव V1 है, इसके पास विभव V2 है, आवेश Q1 Q2 है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इसका पास V1 विभव है, इसके पास V2 विभव है, तो दोनों में विभवांतर है। और दोनों में अगर विभवांतर है तो आवेश का स्थानांतरण तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। तो दोनों पर कुछ नए नए आवेश आएंगे, दोनों पर कुछ नए नए। त्रिज्या अभी भी वही है, पर इस पर नया आवेश Q1 डैश मान लो, इस पर नया आवेश Q2 डैश मान लो। तो क्या दोनों पर नए आवेश आएंगे? मैंने बोला दोनों पर कितने आवेश आएंगे, तो तू बोलेगा सर दोनों बराबर त्रिज्या के गोले हैं। दोनों बराबर त्रिज्या के गोले हैं तो सर ऐसा करिए ना, कुल आवेश कितना है? Q1 प्लस Q2। कुल आवेश जोड़ दीजिए, आवेश एक अदिश राशि है, बीजगणितीय योग करेंगे और उसका आधा कर दीजिए। आधा करके Q1 डैश को दे दो, पहले वाले गोले को दे दो, और दूसरे वाले पर भी आधा करके। तेरा कॉमन सेंस ये बोलता है, ये तेने बताया, जो कि तूने सही बताया। लेकिन क्या हो अगर त्रिज्याएं अलग अलग हो जाए? तो त्रिज्याएं अलग अलग हो जाएगा तब थोड़ी ना मैं ये वाला सूत्र लगाऊंगा Q1 प्लस Q2/2। आधा आधा नहीं दूंगा, इसका हिस्सा ज्यादा है या कम है वो डिपेंड करता है इसकी त्रिज्या कितनी है। ज्यादा त्रिज्या है कि कम त्रिज्या है, ज्यादा मोटा है कि पतला है। बात समझ में नहीं आ रही है बेटा जी? तो सूत्र क्या है? अगर मेरे पास दो अलग अलग त्रिज्या के गोले हैं, चालक गोले हैं, तो बेटा जी पहले की स्थिति है संपर्क से पहले की स्थिति। संपर्क इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना। मेरे संपर्क से पहले की कहानी, तो दोनों के पास Q1 और Q2, इसके पास Q1 चार्ज है, इसके पास Q2 चार्ज है, इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है। अब मैंने क्या किया, इनमें संपर्क स्थापित कर दिया। संपर्क के बाद संपर्क कैसे स्थापित करूंगा? दोनों को मैंने किसी ना किसी चालक तार से जोड़ दिया होगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ मैंने दोनों के बीच में संपर्क स्थापित कर दिया। मैंने चालन मेथड का इस्तेमाल किया। चालन के बाद, संपर्क के बाद लिख दो, या चालन के बाद होगा क्या बेटा जी? होगा क्या कि त्रिज्या इसकी R1 है और त्रिज्या इसकी R2 है, तो इसके पास नया आवेश Q1 डैश आ गया होगा और इसके पास नया आवेश Q2 डैश आ गया होगा। अब मैं तुझे सूत्र देने जा रहा हूं कि Q1 डैश और Q2 डैश आया कितना होगा। तो Q1 डैश का जो वैल्यू आया होगा ना, वो पता है कैसे लिखना? पहले वाले की त्रिज्या, क्योंकि Q1 डैश किसका निकाल रहा है? पहले वाले पर, तो त्रिज्या लिखना पहले वाले की बटे दोनों की त्रिज्याओं का योग इनटू कुल आवेश। खत्म हो गई कहानी। इतना दिमाग में रखना, सारे सवाल कर ले जाएगा। ये तेरे पास Q1 डैश है, और अगर मैंने बोला कि Q2 डैश बता दे तो तू बोलेगा गुरुजी अब Q2 डैश लिखना है तो त्रिज्या दूसरे वाले की R2 बटे R1 प्लस R2, Q1 प्लस Q2। और बेटा जी अगर R1 का मान R2 के बराबर हो जाए, तो यही सूत्र बन के आएंगे, देख ले। R1 का मान R2 के बराबर हो जाए, R1 बटे R1 प्लस R1, 2R1, R1 से R1 कटेगा, 1/2 Q1 प्लस Q2। गुरुजी सूत्र तो शानदार दे दिए। अब हम इसमें पढ़ेंगे केसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। इसीलिए मैंने ये फंडे बचा के रखे थे, क्योंकि सवालों में काम आएंगे। तो बच्चे तेरे को कंफ्यूजन ना हो, जीवन भर, जिंदगी भर कंफ्यूजन ना हो। कर लेगा, अब कर लेगा। ये किताबों में दिए नहीं रहते फंडे,
ये लाए हैं हम ढूंढ ढूंढ के, एक एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं बैठ के तेरे लिए। बात समझ में नहीं आई बेटा। तो Q1 का मान आ गया, ये सूत्र दिमाग में रखिएगा, सारी कहानी हो जाएगी। R1 पता है, R1 R2 पता है, Q1 पता है, Q2 पता है? नहीं पता। R1 पता है, R2 पता है, दोनों गोलों की त्रिज्या दे दी जाएगी, पहले गोले पर आवेश Q1 और दूसरे गोले पर आवेश Q2, तो Q1 डैश और Q2 डैश निकाल ले सूत्र का इस्तेमाल करके। और ये कहां से आया, इसका डेरिवेशन भी बहुत आसान है, मैंने कुछ भी नहीं किया, विभव समान करके नहीं सूत्र निकाला है, विभव समान करके नहीं सूत्र निकाला है, नथिंग मोर देन दैट। पर करने की अब तुझे जरूरत नहीं है, तो मान के चला ठीक है यार, हो गया होगा कहानी, पोटेंशियल से निकालते हैं हालांकि इसको। मत मान, मेरा यकीन रख लेना, ये सारे डेरिवेशन आगे कराऊंगा जब विभव पढ़ाऊंगा। अरे मान ले भाई ये सूत्र फिर से कराऊंगा, तब तुझे डिटेल में समझाऊंगा कैसे मैंने संधारित्र के केस में आता है ये सारे सूत्र समझाऊंगा यार। तुम अभी के लिए मेरी बात मानता चल। अब पढ़ेंगे स्पेशल केस, स्पेशल केसेस। यदि R1 का मान, यदि R1 का मान R2 के बराबर हो, तो Q1 डैश का मान Q1 प्लस Q2/2 और Q2 डैश का मान, अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो कि हर स्टेप तुम्हें करके दिखाई जाए। अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो कि तुम्हें हर स्टेप करके दिखाई जाए। Q1 प्लस Q2/2, Q1 प्लस Q2/2 कैसे आया तुम्हें पता, R1 बराबर R2 रख देना। बच्चा नहीं है तू, ओए छोटा सा बच्चा है क्या रे, छोटा सा बच्चा है क्या, नन्ना मुन्ना सा नहीं है ना। जेई की तैयारी कर रहे हैं, अगले साल IIT में पहुंच जाओगे, अगले साल NIT में पहुंच जाओगे, तो तुम बच्चे गाय के रह रहे, तुम बच्चे नहीं हो, तुम तो हमें उल्लू बना दो, है ना। पर गुरु को थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाना, पर जनता को तो तुम बनाते ही होंगे, तुम इतने चालू, मैं जानता हूँ। साइंस का एक साइंस का छात्र जो होता है बहुत तेज होता है, वो उल्लू बना देता लोगों को। हम तो तुम्हारे क्या गुरु है, हमें तो हम खुद भी तो साइंस के है ना, इसलिए तुम्हारा वश नहीं चलता, है ना। चलो खैर कोई बात नहीं, बच्चे नहीं हो तुम। ये हो गया R1 और R2। अब मैंने एक और केस लिया कि यदि Q1 बराबर Q2 हो, तो स्पेशल केस था, केस में 1 लिख दिया। यदि केस नंबर 2, यदि Q1 का मान बराबर हो जाए, Q1 का मान बराबर हो जाए Q2 से, तो Q1 डैश कैसे लिखेगा, Q1 डैश कैसे लिखेगा, R1 तो है ही है, बट R1 नॉट इक्वल टू R2, तो R1 बटे R1 प्लस R2 इंटू Q1 बराबर Q2 है, Q1 बराबर Q2 है, यानी कि 2Q, 1 लिख दिया और दैट इज Q, तो 2Q। और केस भी लिखना चाहे ना, और स्पेशल केस लिखना चाहे तो चल ऐसे लिख ले। अब और ऐसे केस लिखना चाहे कि यार Q1 का मान बराबर है Q2 के, R1 का मान बराबर है R2 के, तो बेटा जी R1 बटे R1 प्लस R2 का मान भी R1 रख दे, Q1 प्लस Q2 यानी कि 2Q रख दे। ये आ जाएगा बेटा जी Q1 डैश का मान R1 बटे 2R1 इंटू 2Q, इससे ये जाएगा, इससे ये जाएगा, Q1 डैश का मान Q। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब इतना है कि बेटा जी अगर तेरे पास एक वस्तु है ये वाली, जिसका त्रिज्या है R और इस पर आवेश है Q, और ये वाली त्रिज्या है, इस पर आवेश है Q, तो दोनों को बीच में चालन करवाएगा भी ना, तो दोनों बोलेंगे कोई फायदा नहीं है, मत करवा। अब क्या लूं इससे, ये बोलेगा इससे क्या लूं मैं, और ये बोलेगा इसको क्या दूं मैं, या इससे क्या लूं, दोनों पे बराबर है, सब कुछ बराबर है, त्रिज्या बराबर है, आवेश बराबर है, आदान प्रदान होगा ही नहीं, तो भैया जो नया आवेश है वो उतना ही है जितना पुराना है। ओ भैया बात समझ में आ रही है क्या? ये है नई कहानी। अब चलेंगे सवाल बेटा जी मैंने अपने नोट से उठाए हैं, तो आपको थोड़ी सी हो सकता है लैंग्वेज अजीब सी लगे, मतलब दिखने में अजीब सी लगे। सवाल बहुत सिंपल है और मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखे हुए सवाल हैं, सवाल करवा देता हूँ, है ना। कुछ इस तरीके से सवाल दिखते हैं, क्लास नोट से उठाए हुए सवाल है, उसी का मैंने एक पिक्चर काटा है, वो मैंने यहाँ लगा दिया है, तो लिखने में समय बर्बाद नहीं होगा, इसलिए आप परेशान मत होना। एक बहुत अच्छे बच्चे की राइटिंग है, ये मेरी ही क्लास है, जब मैं पढ़ाता अभी रहा हूँ, जब ऑफलाइन क्लासेस चलती थी। क्लियर? अब सुनिएगा कहानी क्या है। दो गोलीय चालक गोलों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। गोले क्रमशः 20 माइक्रोकुलाम, ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा तो लिख देता हूं 20 माइक्रोकुलाम। सीबी लिखा है, सीबी का मतलब होता है कुलाम, सीबी लिख दो या सी लिख दो, ठीक है, मैंने आपको बोला है।
और ये है 80, क्या है ये 80 माइक्रोकुलाम, दिख रहा है क्या, सीबी है ये, सीबी से आवेशित है, उन्हें संपर्क में लाया जाता है तो चालन के पश्चात प्रत्येक गोले पर आवेश। अब इस तरीके का सवाल आ जाता है, सिर्फ चालन मेथड जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने तुझे चालन बहुत अच्छे से सिखाया कि किसी भी वस्तु को मैं अगर आवेशित करना हो चालन विधि के द्वारा तो मैं आवेशित कर सकता हूं, लेकिन केवल चालन विधि को जानना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, उससे सवाल इंपॉर्टेंट है। अब सुनना, दो गोले चालक गोले हैं, त्रिज्याएं अलग अलग दे रखी है, ध्यान से सुनिएगा, मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है। ये 5 सेंटीमीटर का गोला है और ये बड़ा गोला है, 15 सेंटीमीटर का है तो थोड़ा सा बड़ा दिखा दो, थोड़ा फील आ जाएगा। ये 15 सेंटीमीटर का गोला है, दोनों की दोनों चालक गोले हैं, इसको नाम दे दिया ये चालक ए है और इसको नाम दे दिया बेटा जी ये चालक बी है। इस पर जो दे रखा है बेटा जी वो 20 माइक्रोकुलाम आवेश है एंड दैट इज Q1 दे रखा है, और इस पर जो दे रखा है वो 80 माइक्रोकुलाम आवेश है एंड दैट इज Q2 दे रखा है। ये कहानी है चालन से पहले की, ये कहानी है चालन से पहले की। अब उन्होंने बोला है कि इन दोनों को संपर्क में लाया जाता है, संपर्क में लाने के पश्चात क्या त्रिज्या पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो गुरुजी त्रिज्या तो अभी भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगी और त्रिज्या अभी भी 15 सेंटीमीटर ही रहेगी। कितनी रहने वाली है, त्रिज्या अभी भी 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर ही रहने वाली है। बोलो बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आई। लेकिन बेटा जी इस पर नया आवेश Q1 आ जाएगा, Q1 डैश, और इस पर नया आवेश Q2 डैश आ जाएगा। तुझे Q1 डैश और Q2 डैश के मान निकालने, बता कैसे निकालेगा Q1 डैश का मान, सर R1 बटे पहले आवेश पर निकाला ना, मतलब गोले चालक गोले ए पर, चालक ए है ये और ये चालक, कॉमन सेंस, चालक ए पर निकालेगा तो पहले गोले पर निकाल रहे हैं तो त्रिज्या भी पहले गोले की 5 सेंटीमीटर है। कोई डरने की जरूरत नहीं, मीटर में मत बदलो, क्यों मत बदलो, मीटर में वजह बता देता हूं, क्योंकि बेटा जी ऊपर सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर कटना है, अनुपात है, तो बदलने की भी टेंशन नहीं है। देखो छोटी छोटी बातें होती है जो दिल खुश कर देती हैं। 5 सेंटीमीटर बटे R1 प्लस R2, 5 प्लस 15, अरे गुरुजी 20 सेंटीमीटर बटे Q1 प्लस Q2, 80 माइक्रोकुलाम प्लस 20 माइक्रोकुलाम दैट इज 100 माइक्रोकुलाम। सर इससे ये कट जाएगा 1/4 25, तो Q1 डैश कितना आया, Q1 डैश आया गुरुजी 25 माइक्रोकुलाम। अब दूसरा वाला निकालने की भी जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस यार, मजा आ जाएगा यार पढ़ने में, यार कायदे की बात कह रहा हूं, निकालने की भी जरूरत नहीं है दूसरा वाला। आवेश संरक्षण लगा दे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, आवेश संरक्षण में मिलगित निकाय में ना तो आवेश बाहर से अंदर आएगा ना अंदर से बाहर जाएगा। कुल आवेश कितना था 20 प्लस 80 100, 20 प्लस 80 100, तो कुछ करने के बाद यानी चालन करने के बाद भी आवेश 100 ही रहना चाहिए। 25 तो तेरा ये ले गया तो 75 तेरा वो ले जाएगा, और लेके जाना भी पड़ेगा। अब तू और बुद्धि लगा, ये इससे साइज में 3 गुना बड़ा है, ये इससे साइज में 3 गुना बड़ा, त्रिज्या 3 गुनी है तो आवेश भी 3 गुना लेके जाएगा। 25 है तो उधर 75 आएगा। कॉमन सेंस नहीं आता प्रूफ कर ले मैथमेटिकली, नहीं आता कोई बात नहीं, मत डर। R2 का मान कितना है 15, इसका मान 20 सेंटीमीटर इंटू कुल आवेश 100 माइक्रोकुलाम, कुल आवेश 100 माइक्रोकुलाम। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, ये आ जाएगा 3/4, तो Q2 डैश बराबर 3/4 इंटू 100 माइक्रोकुलाम एंड दैट इज 75 माइक्रोकुलाम। तो Q2 डैश 75 माइक्रोकुलाम। अच्छा 1 माइक्रो बराबर तो सब लोग जानते हैं ना, नहीं जानता तो बता देता हूँ, 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻⁶। नहीं पता तो बता देता हूँ, नॉलेज के लिए दिमाग में रखना। अब सुन कहानी क्या है, मैं थोड़ा सा तेज तो नहीं चल रहा, क्या मैं थोड़ा भावनाओं में तो नहीं बह रहा, क्या तुझे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है लिख दे, दबा के लाइक ठोक दे अगर मजा आ रहा है तो। सुन कहानी को ध्यान से सुनिएगा, फील दिलाऊंगा पूरे 12th में, मैंने तुझे प्रॉमिस किया है, मैंने तुझसे प्रॉमिस किया है। 12th पढ़ेगा ना, याद है फर्स्ट क्लास पहला लेक्चर याद है, भूलना मत, जो मैंने पहले 37-40 मिनट बिगाड़े ना, बिगाड़े नहीं, जो मैंने तेरे को समझाया है वो इसीलिए समझाया था कि मैं मेरा प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा पूरी साल।
बोर्ड, जेई, सब कुछ मिलेगा और डिटेल में मिलेगा। अब चीजें बदल गई है, अब तुम बच्चे नहीं हो। सुन, ये कहानी हो गई। Q1 डैश Q2 डैश समझ में आया? कोई तकलीफ? अरे हो तो बता दे। कॉमन सेंस लगा। Q1 प्लस Q2 कितना था? बराबर बाद में भी उतना ही रहेगा। Q1 डैश प्लस Q2 डैश, यह है आवेश संरक्षण। तो दूसरा कभी भी निकालने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। पहला निकाल लो, दूसरे को माइनस कर दो। Q1 कितना था? 20 माइक्रोकूलम प्लस 80 माइक्रोकूलम। बाद में कितना आया? 25 माइक्रोकूलम प्लस 80 माइक्रोकूलम। अब एक बात बता, हो गया ना बराबर आवेश संरक्षण पहली। और इससे बहुत सारी चीजें पता चलती है। आवेश कहां से कहां गया? इसके पास 20 था तो इसका 25 हुआ, यानी इसने लिया। इसके पास 80 था, अबे 80 थोड़ी ना, 75 आएगा इधर। क्या आएगा? 75। इसने आवेश दिया, 5 आवेश दिया। इसका मतलब आवेश किधर से किधर बहा? आवेश इधर से इधर बहा, इधर से इधर बहा आवेश। ऐसा मान ले तू, तो आवेश का इधर से उधर स्थानांतरण हुआ है। इसका मतलब अगर इसका आवेश, इसका विभव V2 है और इसका विभव V1 है, तो पक्की बात है गुरुजी V2 का मान ज्यादा रहा होगा V1 से। दूसरे का विभव ज्यादा था पहले वाले के विभव से, क्योंकि आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है। बहुत सारी चीजें पता चलती है इससे। सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया? नॉर्मल सवाल था लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियरिंग था। आपको जरूरी है ये छोटे छोटे सवाल करवाना, अगर सीखने आए हो तो। टाइम पास करने आए हो तो करते रहो। एक और सवाल दे देता हूँ, सेम टाइम पास वाला सवाल है। एक और सवाल दे देता हूँ, सवाल टाइम पास वाला है, सुन ले। दो चालक गोले हैं जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 1:2। इस बार अनुपात दे रखा है त्रिज्याओं का 1:2। उसका रीजन बताऊंगा क्यों डिफरेंट है ये सवाल। गोले क्रमशः 25 माइक्रोकूलम और 35 माइक्रोकूलम से आवेशित है। संपर्क में लाने के पश्चात अंतिम आवेश ज्ञात करें। मेरे पास दो चालक गोले हैं, चालक ए और ये चालक बी। पहले वाले की जो त्रिज्या है मान लेते हैं R1 है, दूसरे अभी कूलाम का नियम आने तो तगड़े तगड़े सवाल आना बाकी हैं। अभी कूलाम का नियम आने दो, फिर बता रहा हूं, कूलाम का नियम आने दो, तगड़े तगड़े सवाल बाकी हैं। बहुत कुछ सीखना बाकी है मेरे दोस्त। और मुझे R1/R2 दे रखा है, त्रिज्याओं का अनुपात 1:2। कोई जरूरत ही नहीं है। अब सुन, मान लेते हैं, अच्छा इस वाले पर जो आवेश है Q1 वो 25 माइक्रोकूलम है और इस वाले पर 25 है, 2 नहीं है, 25 माइक्रोकूलम है और इस वाले पर जो आवेश है वो 35 माइक्रोकूलम है। मैंने क्या किया, ये संपर्क स्थापित करने से पहले था, ये चालन से पहले की कहानी है। चालन से, ये चालन से पहले की कहानी है और ये जो भी होगा चालन के बाद होगा। तो भैया जी आवेश त्रिज्या तो अभी भी वही रहेगी R1, त्रिज्या तो अभी भी वही रहेगी R2। एक बात बता, इसको मैंने Q1 नाम दिया, इसको मैंने Q2 नाम दिया, तो अब इस पर नया आवेश Q1 डैश और Q2 डैश आ जाएगा चालन के बाद। एक बात बता, मुझे Q1 डैश और Q2 डैश का मान पूछा है, अब मैं कैसे निकालूंगा? या तो एक सिंपल सा तरीका है, R1 R2 पता, सब कुछ पता, नॉर्मल निकाल ले। अब एक और ट्रिक से बता देता हूं यार बेटा जी। Q1 डैश कैसे लिखते हैं सर? R1 प्लस R2, Q1 प्लस Q2, नहीं आई बात समझ में? और Q2 डैश कैसे लिखते हैं? R1 प्लस R2, Q1 प्लस Q2। देखना तू भी बोलेगा गुरुजी मजा आ गया यार, चीज हो आप भी। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर, यहां से तो तू कर ही लेगा, यहां से तो तू कर ही लेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं भाग दे दे दोनों को भाग दे दे। Q2 डैश बटे Q1 डैश, तो R2 बटे R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2 बटे R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। इससे ये उड़ेगा, इससे ये उड़ेगा। Q2 डैश बटे Q1 डैश बराबर R2 बटे R1, यानी कि R1 बटे R2 कितना आ जाएगा? Q1 डैश बटे Q2 डैश।
तो Q1 डैश और Q2 डैश का अनुपात आ गया, Q1 डैश और Q2 डैश का अनुपात आ गया। R1 बटे R2 का मान नहीं पता तुझे, 1/2। इसी अनुपात में आवेश बढ़ जाएंगे। अब कितना अनुपात है निकाल ले, कक्षा छठी की मैथ। मैंने मैथमेटिक्स तो सही किया ना यार, एक बार गणित देख लेना यार, हो सकता है काटने पीटने में मैंने थोड़ी गलती कर दी हो सकता है, थोड़ी कमजोर है मैथ। ओए मजाक कर रहा हूँ। R2 का मान, सॉरी Q2 डैश क्या है, R2 बटे R1 प्लस R2, सुनना कहानी को, इंटू Q1 प्लस Q2। ठीक है, इतना है, ये आ जाएगा, इससे तो उड़ जाएगा R2। ठीक है, मामला सेट है, फिटफिटाट है एकदम। चले आगे। अब तो कुछ नहीं है यार, अब तो कुछ नहीं है, Q2 डैश का मान दोगुना है Q1 डैश पर, Q2 डैश का मान दुगना है Q1 डैश के। नया आवेश ज्ञात करना है, नया आवेश कैसे भी ज्ञात कर ले, या तो उन सूत्रों का इस्तेमाल कर लेना। अब ये कहानी तेरी है, बस मैंने तुझे ये तरकीब बता दी। अब आवेश ज्ञात करिए, अंतिम आवेश ज्ञात करना। अब देख, पहले आवेश कितना था, अब पहले कितना है, Q1 और Q2। अब क्या करेगा बेटा जी, क्या करेगा, बस त्रिज्या कितनी इतनी है, या तो ऐसे कर ले या ऐसे कर ले यार। तू तो 35 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 40 50 60, ये हो जाएगा 60। अब 60 हो जाएगा ना। R2 का मान दुगना है R1 के, तो 3R1 ये हो जाएगा, एक R1 ऊपर है R1, मतलब 1/3 60, यानी कि Q1 डैश का मान 20, Q1 डैश का मान 20, Q1 डैश का मान 20 माइक्रोकुलाम, तो Q2 डैश का मान दुगना है, तो 40 माइक्रोकुलाम। आज भी आवेश संरक्षण है कुल, Q टोटल आवेश, आज भी आवेश संरक्षण है। आवेश संरक्षण का पालन जरूर करेगा, इतना याद रखना। पता चले गुरुजी जोड़ने से पहले तो कुल आवेश कुछ और था, जोड़ने के कुछ करने के बाद मेरा जो नया आवेश आ रहा है वो कुछ और आया था, तो आवेश कहाँ नष्ट कर दिया तूने, दुष्ट। नष्ट मत कर देना आवेश को, क्लियर है। अब बोल दे यार, अब बोल दे यार। अब बेटा जी इसके बाद और 2-3 सवाल मैं करवा देता हूं, थोड़े से फास्ट करेंगे, 2 ही सवाल करूंगा, उसके बाद सीधा लेके चलूंगा तुझे कूलाम के नियम पर। सवाल नंबर 3 सुन बेटा, क्या है प्रश्न नंबर 3, सुन ले। अब ये रहा प्रश्न नंबर 3, थोड़ा सा हल्का सा चेंज मारा है मैंने सवाल में। चेंज क्या है सुन ले, 2 एक समान। देखो यार, ये जो सवाल है ना, ये मेरे खुद के बनाए हुए सवाल है, इसलिए ऐसी लैंग्वेज में, मतलब इस तरीके की फोटो आपको दिख रही होगी, ठीक है ना। तो आपको तो सिर्फ सवाल से मतलब है, लैंग्वेज से मतलब है ना। सुनिए, 2 एक समान चालक गोले A तथा B समान आवेश Q से आवेशित है, ठीक है सर। अब देखो सवाल सुनना, 2 एक समान चालक गोले, एक समान चालक गोले का मतलब समझता है, अगर इसकी त्रिज्या में R मान लू, अगर इसकी त्रिज्या R मान लू, तो बेटा जी इसकी भी त्रिज्या R है। 2 एक समान चालक गोले का मतलब ये होता है, A और B है, दिस इज चालक A एंड दिस इज चालक B। A और B समान आवेश Q से आवेशित है, इस पर Q1 का मान भी Q है और इस पर Q2 का मान भी Q है, से आवेशित है। एक अन्य, अब सवाल सुनना, एक, ये एक है ना, एक अन्य एक समान आवेशित चालक गोले C को पहले A, एक समान अनावेशित, आवेशित नहीं अनावेशित, मतलब मेरे पास एक जैसा आवेश है, मतलब इन दोनों की त्रिज्या अगर R है तो मेरे पास एक और ऐसा गोला है चालक C नाम का, मेरे पास एक और ऐसा गोला है चालक C नाम का जिसकी त्रिज्या भी R है। तीनों एक जैसे गोले हैं, लेकिन समस्या यह है कि इस वक्त इसके पास आवेश 0 है, यानी कि ये अनावेशित है। क्या है ये, अनावेशित है। अब कहानी सुनना, उन्होंने बोला है कि अनावेशित चालक गोले C को, चालक गोले C को पहले A के साथ
ए के साथ, तो पहले तो मैं इसके साथ टच कराऊंगा, इसको पहले तो मैं ए के साथ टच कराऊंगा तथा बाद में बी के साथ संपर्क में लाता है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो कुछ नहीं किया मैंने, तीनों अपने अपनी जगह पे रखे थे, इसको उठाया, इसको उठाया, इसके साथ संपर्क में कराया, इसको उठाया, ए के साथ संपर्क में कराया, दूर रख दिया, फिर उठाया, फिर बी के साथ संपर्क में कराया, फिर बी के साथ संपर्क में कराया, फिर बी के साथ संपर्क में कराया। बोलो बात समझ में आई? संपर्क में कराया। तो अब प्रत्येक गोले पर अंतिम आवेश यानी कि ए, बी और सी तीनों पर आवेश पूछे। कहानी समझ में आई क्या? अब सुनना, पहले बात कर रहे ए व सी की, क्योंकि ए को सी से संपर्क में लाया, तो ये ए वाला था, ए वाला था बेटा जी। संपर्क में लाने के बाद इस पर जो नया आवेश आएगा वो क्यू ए डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? क्यू ए डैश। अच्छा, त्रिज्या तो आर ही रहने वाली है, और सी वाले की त्रिज्या भी आर ही रहने वाली है। इस पर जो नया आवेश क्यू सी डैश मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और क्यू ए डैश का मान कितना आएगा? जब त्रिज्याएं समान होती हैं, त्रिज्याएं समान होती हैं, तो तुझे अगर याद हो तो R1 बटे R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2 वाला सूत्र लगाता है। जब त्रिज्याएं समान है तो सीधा सीधा Q1 डैश का मान Q1 प्लस Q2 बाई 2 करके लिखते थे। स्पेशल केस याद हो तो अभी कराया। तो यार इनकी त्रिज्याएं समान है ना, इनकी त्रिज्याएं समान है ना बेटा। तो यार एक बात तो कंफर्म है गुरुजी, ये सूत्र भी लगाने की जरूरत नहीं है, स्पेशल केस से हमारा काम चल जाएगा। तो क्यू ए डैश का मान कितना आएगा? क्यू ए डैश का मान, तो इन दोनों पर कुल चार्ज कितना है? अब इस पर तो कुल है नहीं, इस पर तो कुछ है नहीं, तो Q1 का मतलब इस पर पहले पर आवेश प्लस सी वाले पर आवेश तो कुछ है ही नहीं है, सी वाले पर तो कुछ है ही नहीं है, बटे 2, तो ये आ जाएगा Q बटे 2। और क्यू सी डैश कितना आ जाएगा? Q प्लस 0 बटे 2 यानी कि Q बटे 2। यानी कि C बिल्कुल भिखारी था, C भिखारी था और C A के पास गया और आधी आधी संपत्ति बांट ली। फिर दोनों ने आधी आधी संपत्ति बांट ली। C के पास कोई आवेश नहीं था, A के पास Q आवेश था, लेकिन बाद में चालन होने के बाद में इसके पास भी Q बाई 2 आवेश आ गया और इसके पास भी अब Q बाई 2 आ गया। अब जब ये B के पास जाएगा, पहले ये A के पास गया था तो बिल्कुल भिखारी होके गया था, लेकिन अब ये जब B के पास जाएगा ना, तब ये भिखारी होके नहीं जाएगा, अब इसके पास आधी संपत्ति है A की, यानी कि अब इसके पास Q बाई 2 आवेश है। अब ये Q बाई 2 को मैं B के पास लेके जाऊंगा, मतलब एक ऐसा गोला C नाम का गोला जिसके पास Q बाई 2 आवेश है, अब मैं किसके पास लेके जाऊंगा? बी गोले के पास लेके जाऊंगा। पहले बता, इतनी कहानी समझ में आई? और देख, कॉमन सेंस की बात है बेटा जी, बहुत सिंपल सी सवाल सुनना कि यार ये दोनों की त्रिज्या बिल्कुल समान है, इस पर आवेश 0 है और इस पर आवेश Q है, तो यार दोनों का जब तू जोड़ेगा तो नेट आवेश आधा आधा कर दे, मतलब Q नेट आवेश का आधा आधा, तो नेट आवेश Q है ना दोनों पर, उसका आधा और आधा, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं समान है, क्योंकि दोनों गोले समान है। इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात क्लियर है क्या? अब बात करेंगे, खेल शुरू होगा बी व सी का। लेकिन बेटा जी बी वाले की त्रिज्या अभी भी आ रही है और उसके ऊपर आवेश Q है, और सी वाले की त्रिज्या भी आ रही है, लेकिन अब उसके ऊपर आवेश Q बाई 2 है। इतना दिमाग में रखना, भिखारी नहीं है वो। अब समझ में आया? तो संपर्क के बाद संपर्क में ले आएगा, तो बेटा जी ये तो त्रिज्या आर ही रहेगी, ये बी नाम का गोला रहेगा, और ये भी त्रिज्या आर ही रहेगी, और ये सी नाम का गोला रहेगा। अब इस पर जो नेट आवेश आएगा, दोनों को जोड़ो तो Q प्लस Q बाई 2, तो कुल आवेश 3Q बाई 2,
और उसका आधा। अब यही तो लिखते थे, तो मान लेते हैं इस पर आवेश q डैश b आएगा, कितना आएगा q1 प्लस q2, तो q प्लस q बाय 2/2। तो इसको जब तू सॉल्व करेगा तो ये आ जाएगा 3q/4, और इस पर 3q/4 आया, इसकी निकाल लेते हैं q डैश c। अब q डैश मत लिखो क्योंकि q डैश c यहां लिख दिया, तो अब q डबल डैश c लिख दो, तो कितना आ जाएगा सर q प्लस q/2, ये बाई है, q प्लस q/2/2, तो ये q डबल डैश c जो आएगा वो 3q/4, ये 3q/4 आ जाएगा, ये भी 3q/4 आ जाएगा। तो नया आवेश तीनों पर कितना आएगा, ए वाले पर जो नया आवेश आएगा वो ये आ जाएगा, यानी कि q डैश ए का मान जो आएगा वो q/2 आ जाएगा, q डैश बी का मान 3q/4 आ जाएगा, और q डबल डैश सी का मान, q डैश सी का मान ये मत लिख देना आधा, अभी और बाकी है, अभी बी के साथ भी टच कराया है हमने, तो फाइनल आवेश, अंतिम आवेश पूछा है, तो 3q/4। अब लगा के देखते हैं आवेश संरक्षण। पहले क्या लेके चला था, सबसे पहली कहानी थी कि मेरे पास कुल आवेश कितना था तीनों के पास, इस पर तो कुछ था नहीं, q और q 2q आवेश था। सब कुछ कराने के बाद, कुछ कुछ करने के बाद, इधर से उधर लेने के बाद कुल आवेश अभी भी 2q होना चाहिए। अगर 2q है तो मेरा आंसर सही है, नहीं तो गलत है। तो q/2 प्लस 3q/4 प्लस 3q/4, 4 2q प्लस 3q प्लस 3q, 3 और 3 6 और 2 8 q/4 दैट इज 2q। मैंने बिल्कुल सही बांट दिए आवेशों को। तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, इस चीज के लिए भी तैयार रहना। अब 3 दे दें, अच्छा सुन, इसमें भी वैरायटी बता देता हूं चेंज होने की। अभी तो मैंने त्रिज्या समान ली, वो इसी सवाल में नई वैरायटी क्या बनाएंगे, तीनों की त्रिज्या अलग अलग ले लेंगे, तो अब त्रिज्या के हिसाब से बांट देना आवेशों को। भैया समझ ही नहीं आ रहा, प्रॉब्लम पता है क्या है, तू बुद्धि से सुन ही नहीं रहा, वरना तुझे तो मैं वो चीज पे ले जाऊं, वो लेवल दिखा दूं, लेकिन तू लेवल ही नहीं लेना चाह रहा मुझसे। अगर तीनों की त्रिज्या अलग अलग कर दे, तो तीनों की त्रिज्या तो कर दे, त्रिज्याओं के हिसाब से अनुपात में बांट देना आवेशों को, क्या दिक्कत है, कर देगा। चौथे सवाल पे चलें। चौथे सवाल पे प्रश्न नंबर 4, सवाल सुनिएगा। प्रश्न नंबर 4, फिर कह रहा हूं सवाल सुन, मैंने कहा ना, उसके बाद कूलाम के नियम पे चलेंगे। सवाल सुन लेते हैं थोड़ी देर, आई होप आपको अच्छा लगेगा, सुनिएगा ध्यान से। बोला है कि दो चालक गोलों की त्रिज्याएं, दो चालक गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तथा, मैं हाईलाइट कर देता हूं, 10 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। गोले क्रमशः -20 माइक्रोकुलाम, मैं फिर बता रहा हूं, आवेश माइनस वाला भी हो सकता है, इसलिए कह रहा हूं, जरूरी नहीं अब तक हमने सवाल करे हमेशा धन लेके चले, भैया ऋणावेश भी हो सकते हैं, तो एक सवाल ऋणावेश वाला भी कर लेते हैं। इस पर -20 माइक्रोकुलाम आवेश है और इस पर +80 माइक्रोकुलाम आवेश है, तो नेट चार्ज कितना है मेरे पास, कुल आवेश कितना है दोनों पर मिला के, 60 कुलाम है, 100 नहीं है। और ये -20 माइक्रोकुलाम है, ये 80 माइक्रोकुलाम है, तो नेट चार्ज दोनों पर मिला के 60 बैठेगा बेटा, 60 माइक्रोकुलाम। आवेश से आवेशित है, आवेश से आवेशित है, इन्हें संपर्क में लाने पर, अब जब संपर्क में लाया तो मेरे पास ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और चारों ऑप्शनों पर बेटा जी नंबर्स लिखे हुए हैं। 15 माइक्रोकुलाम आवेश प्रवाहित हो गया, छोटे गोले से बड़े गोले की ओर 15 माइक्रोकुलाम, बड़े से छोटे की ओर 15 माइक्रोकुलाम। उन्होंने बड़ा और छोटा बोला है, उन्होंने उच्च और निम्न विभव नाम नहीं दिया है, उन्होंने बड़ा गोला और छोटा गोला नाम दिया है।
बड़े गोले से छोटे, बड़ा समझता है छोटा समझता, एक की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, एक की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, तो जरूरी तो जाहिर सी बात है सर 30 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला बड़ा रहा होगा। ये 35 माइक्रोकुलाम, मैंने बोला था ना बेटा जी सवाल करवाऊंगा, और ये 35 माइक्रोकुलाम। अब चलिए सवाल करते हैं शुरुआत। पूरी कहानी समझ में आ गई, तुझे दिखा भी दिया क्या कहानी है, देखना आना चाहिए, बढ़िया लग रहा है सवाल। अब सुनना कहानी क्या है भैया। दो चालक गोले हैं, दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग है। ये चालक गोला है, चालक 1, इसकी जो त्रिज्या है वो R1 बराबर 10 सेंटीमीटर मान लेते क्या दी है, और ये वाला जो है ये इससे साइज में 3 गुना है, तो 3 गुना है, तो मैं फील लेने के लिए थोड़ा सा 3 गुना जैसा बना दूं, हालांकि बन तो नहीं पाया लेकिन तू समझ जाएगा। कोशिश की थी 3 गुना बनाने की, पर ये बड़ा गोला है, इतना मुझे समझ में आ गया। ये भी केंद्र है और ये भी केंद्र है। बेटा जी इस पर जो आवेश दिया है ना प्रारंभ में, वो -20 माइक्रो कुलाम दिया है। ऐसे लिख देते हैं आवेश सीवी कुलाम, नहीं तो ऐसे भी करके छोड़ दे, कोई समस्या नहीं है। और Q2 का जो मान दे रखा है वो 80 माइक्रो कुलाम दे रखा है, प्लस के साथ, माइनस नहीं है। ये है बेटा जी संपर्क में, ये चालक है, ये चालक नंबर 2 है, या यूं बोल दीजिए ये छोटा गोला है। ऑप्शन में छोटे बड़े करके दिए तो अंतर पता होना चाहिए। दिस इज छोटा गोला एंड दिस इज बड़ा गोला, दिस इज छोटा गोला एंड दिस इज बड़ा गोला। अब सुनिएगा, संपर्क स्थापित करने से पहले या संपर्क में लाने से पहले, संपर्क में लाने से पहले की कहानी है। ध्यान से सुनना यार, मजा आएगा। कुलाम का नियम शुरुआत कर देंगे बेटा जी, और कुलाम के नियम को समझ के, कुलाम का नियम मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट का है थ्योरेटिकली, लेकिन सवाल कम से कम 2 लेक्चर करवाऊंगा। इतने बढ़िया बढ़िया सवाल, मैकेनिक्स मिक्स करेंगे, मैकेनिक्स, मोमेंटम कंजर्वेशन लगवाऊंगा, संवेग संरक्षण लगवाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तुझे भी पता चलेगा कि कहानी क्या बनेगी। संपर्क में लाने से पहले थी, अब संपर्क स्थापित करने के पश्चात, संपर्क स्थापित कर दिया। जब मैंने संपर्क स्थापित कर दिया तो अब होगा क्या है बेटा जी, होगा क्या, इस पर नया आवेश Q1' आ जाएगा। त्रिज्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना बता देता हूं कि गुरुजी आवेश बदल गया, त्रिज्या थोड़ी ना बदलेगी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये बड़ा गोला है 30 सेंटीमीटर, R2 ये केंद्र है O 30 सेंटीमीटर, और बेटा जी Q2' आवेश है। एक बात बता, अगर मैं Q1' निकालू तो Q1' कैसे निकालूंगा, R1। एक बात तो कंफर्म है गुरुजी कि R1 और बटे R2 को मैं देखूं तो R1 बटे R2 मुझे 1/3 नजर आ रहा है, 10/30। अब 10/30 1/3, तो R1 का मान 1 है, R2 का मान R1 प्लस R2 1 प्लस 3, सूत्र R1 बटे R1 प्लस R2, अबे बताया तो है कैसे बटेंगे, इंटू Q1 प्लस Q2, कुल आवेश Q1 प्लस Q2 एंड दैट इज 60 माइक्रोकुलाम प्लस का, किसका, प्लस का 60 माइक्रोकुलाम, तो ये आ जाएगा माइक्रोकुलाम। तो कितना आ जाएगा बेटा जी Q1' का मान, ये 4 है, ये 60 है, प्लस का 15 माइक्रोकुलाम, ये प्लस का 15 माइक्रोकुलाम है। अच्छा Q2' निकाल लो। अब जैसे निकालने की तो जरूरत है नहीं है, वैसे यहां से भी समझ में आ रहा है कि अगर इधर से 15 निकल गया तो इधर से कितना बचा, 65, लेकिन निकाल के दिखा देता हूं।
Q2 सही तो है, सॉरी 65 नहीं 80 था ना कुल, तो 80 में से कुल 15 गया, 45 मिलेगा, सॉरी 65 नहीं 45 मिलना चाहिए। तो 3/1 + 3 × 60 माइक्रोकुलाम Q2 डैश बराबर 3/4 × 60 माइक्रोकुलाम Q2 डैश बराबर 45 माइक्रोकुलाम प्लस 45 माइक्रोकुलाम। तो पहली बात तो आवेश संरक्षण मुझे पता चल गया, 15 और 45 60, मेरा सही है सवाल। मुझे तो केवल ऑप्शन पढ़े नहीं। अब सुन बेटा जी, तीसरा ऑप्शन पढ़ डायरेक्ट, 15 वाले तो छोड़ दे, 15 पे टिक मत करना। बड़े गोले से छोटे गोले की ओर, ये तो कंफर्म है कि गुरुजी छोटे गोले पर माइनस था पहले, और अब जो हुआ है वो +15 हो गया है। इसने कितना आवेश ग्रहण किया है? 35। -20 था, -20 से +15, 35 का डिफरेंस है। अरे जल्दीबाजी में 15 मत कर देना टिक, इसीलिए लाया हूं इस सवाल को। अब बहुत से बच्चों को तो समझ ही नहीं आ रही। अब अंतर नहीं दिख रहा क्या? इधर +15 है, वो -20 है। -20 से पहले तो 0 किया और 0 से फिर +15 किया, पहले कर्जे में डूबा था एक तरीके से। तो 35 का डिफरेंस है, और बड़े से छोटे पे आया है, बड़े ने दिया है छोटे को, तो बड़े गोले से छोटे गोले की ओर, और 35 माइक्रोकुलाम आवेश क्या हुआ होगा? प्रवाहित हुआ होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, बाकी सब गलत है, चेक कर लेना। पहले बता सवाल कैसे लगे मेरे, क्लियर है मामला? अब मामला सेट है। मैं जानता हूं करीब करीब 55-57 मिनट की क्लास हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, अब हेडिंग लगाएंगे, कूलाम का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कूलाम्स लॉ लगाएंगे, कूलाम्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया, और ये आ गया तो सब आ गया। कूलाम का नियम। अब सबसे पहली चीज, अब जितना भी समय बचा आप कूलाम के लिए देंगे, बस आज का जो लेक्चर का समय है कूलाम के लिए देंगे। सुनिएगा कहानी। पहली चीज तो ये बेटा जी कि ये लॉ है, और जितने भी लॉ होते हैं ना उनका कोई प्रूफ नहीं होता, तो तू मुझसे प्रूफ नहीं मांग सकता। जैसे कि याद हो तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, इसके जो सवाल है हूबहू वैसे सवाल है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को रिवाइज करिए अगली क्लास में। अगली क्लास में आए ना तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को, जिसमें मैंने F = G m1m2/r² वाला सूत्र बताया था, वो वाला सूत्र उसी के जैसा है। मैं ये नहीं बोल रहा वही है, उसी के जैसा है, थोड़ा फील आएगा, फील लीजिएगा। पहली चीज क्लियर है? अब कहानी क्लियर है? बोलो यार। और उसका भी मैंने डेरिवेशन नहीं करवाया था, तो इसका भी डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा। एक्चुअली ये लॉ होते हैं, और जितने भी जो लॉ है ना बेटा जी, ये सारे एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल होते हैं। एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्सपेरिमेंट करे गए हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट किए गए। ऑब्जर्वेशनल का मतलब है इनको बार बार देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, और फिर जाके हमने एक बढ़िया सा रूल लिख दिया, एक बढ़िया सा लॉ लिख दिया, दैट इज कूलाम्स लॉ। कूलाम भाई साहब ने दिया, इसलिए उन्होंने अपने नाम पर बोल दिया कि मेरे नाम पर ही है ये लॉ, कूलाम नियम। अब कूलाम नियम बेसिकली बताता क्या है? कूलाम नियम बेसिकली बताता क्या है? कूलाम नियम ने बेटा जी, कूलाम नियम बेसिकली आपको दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन बताता है। सिंपल, दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन बताता है, चाहे वो अट्रैक्शन हो, चाहे वो रिपल्शन हो, चाहे वो आकर्षण हो, चाहे वो प्रतिकर्षण हो। कैसे? ये याद रखना, बेसिकली कूलाम का नियम जो बताता है ना, इंटरेक्शन, थोड़ा अंग्रेजी चल जाएगी, इंटरेक्शन बिटवीन
टू चार्जेस लिखना ज्यादा सही है। बहुत सिंपल और बहुत स्वीट लिख दिया मैंने। कोई उससे पूछे ना, बहुत सिंपल सी बात कि कूलाम के नियम को 4 शब्दों में बता, तो बेसिकली कूलाम बताता क्या है? दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन मतलब फोर्स की बात करने वाले हैं हम। अब या तो ये आकर्षण का हो सकता है या ये प्रतिकर्षण का हो सकता है। तो कहानियां क्या ली गई, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। मान लेते हैं मैंने चार्ज लिया है, एक आवेश है मेरे पास, और ये बिंदु आवेशों के लिए है। कूलाम का नियम जब भी लगाओगे बिंदु आवेशों के लिए लगाओगे। मैं फिर बता देता हूं। तो सर अगर बिंदु आवेश ना दिया जाए और हमारे पास एक ऐसी वस्तु दे दी जाए, जैसे मान लीजिए कि मुझे ऐसी छड़ दे दी जाए और उस पर ऐसे आवेश को वितरित कर दिया जाए, तो क्या मैं कूलाम का नियम नहीं लगा सकता? लगाएंगे, लेकिन फिर तरीके क्या है? एक छोटा सा एलिमेंट मांगेंगे यहां पर, फिर वो सब चीजें चलेंगी कि एक लैम्डा दे देंगे तुझे रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रफल में दे देंगे तो तुझे सिग्मा दे देंगे, बोल देंगे कि भैया जी क्षेत्रीय आवेश घनत्व है, या पृष्ठीय आवेश घनत्व बोल देंगे। क्षेत्रीय मत बोलिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोल दीजिए, क्षेत्रीय गलत हो जाएगा। और आयतनीय आवेश घनत्व दे देंगे। तो चीजें बड़ी होंगी आने वाले टाइम में, इसलिए कह रहा हूं चीजें बड़ी होने वाली है। थोड़ा सा सुनिएगा कहानी को, है ना। ये चीज मैं अभी के लिए मिटा देता हूं। बोलो बात समझ में आई? क्लियर है कहानी? अब बोलो यार, चले बेटा। मेरे पास ना Q1 चार्ज है। कितना है? मान लेते हैं मेरे पास एक Q1 चार्ज है, या Q1 V1 नहीं मान रहा मैं तो अभी। इसका मैथमेटिक्स तो इसकी मैं अगली क्लास में करूंगा बेटा जी, अभी तो बस ओरली सुन ले, क्योंकि अभी समय भी बहुत करीब हो गए हैं हम। तो मान ले कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इतना तो कंफर्म है कि गुरुजी ये इसको धकेलेगा और ये इसको धकेलेगा। धकेलेगा कि नहीं धकेलेगा? यही कहानी अगर मेरे पास एक ऋणावेश होता और एक और ऋणावेश होता, तब भी एक दूसरे को धकेलते। इसका मतलब यह है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे को धकेलेंगे। सिंपल सी बात है। और यही कहानी अगर प्लस की और माइनस की होती, तो इनमें क्या लगा दूंगा? तो इनमें बेटा एक टाइप का आकर्षण बल लगा दूंगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। और इस पे करेंगे सवाल। मतलब कुल मिला के ये कहानी बनेगी, या तो प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस होगा, इतनी ही कहानी है। लेकिन बेटा जी अभी इसको ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूं मैं, बस यही रोक रहा हूं। कूलाम के नियम को बस इतना दिमाग में रखना कि ये बेसिकली इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस है। दो आवेशों के बीच में कुछ तो होता है, उसके बारे में बता रहे हैं। अभी करूंगा आधा रह जाएगा, कोई फायदा नहीं है। पूरा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान अगली क्लास में लेंगे, और फिर अगली क्लास से ही शुरू कर दूंगा इस पे बेहतरीन सवाल शुरुआत से उठाऊंगा और एक अच्छे लेवल पे सवालों को खत्म करेंगे। ठीक है, तो अभी तो बेटा जी इतना ही है ना। समय हो चला है क्विज का, तो मैं आपको क्विज पे ले चलता हूं, क्योंकि क्विज में थोड़ा सा समय लगेगा। तो पहला सवाल ये रहा, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग में कौन सा आवेश बूंद पर नहीं हो सकता? बूंद पर नहीं हो सकता। सवाल को हल करिए। भाग देना है बस, और कुछ नहीं करना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बेसिकली क्या लगाओगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। अगला, एक बिंदु आवेश Q1 एक अन्य बिंदु आवेश Q2 पर F बल आरोपित करता है। अभी के लिए ये सवाल हालांकि है तो कूलाम के नियम पर आधारित, कर ले जितना हो जाए।
थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएगा तो भी। यदि एक अन्य समान आवेश Q3 को Q2 के समीप रख दिया जाए तो Q1 के कारण Q2 पर बल का मान होगा F ग्रेटर देन F, लेस देन F, और चौथा ऑप्शन है 0। सुन बेटा, मिलिकन तेल, अब सबसे पहले ये कौन सा आवेश नहीं हो सकता? वो आवेश नहीं हो सकता जो पूर्ण गुणज नहीं है। अगर मैं पहले की बात करूं तो 4 × 10 की घात -19 कूलम। इसको तू क्या कर, Q बराबर एनी, Q बराबर एनी, तो N बराबर Q बटे ई। Q का मान कितना है? 4 × 10 की घात -19, और ई का मान 1.6 × 10 की घात -19। बेटा जी 4/1.6 करेगा तो बेटा जी ये तो 4/16 × 10, 1/4 × 10 2.5। ये पूर्ण संख्या है क्या? पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब 1/6 से भाग देगा, ये भी नहीं होगा। 10 ये भी नहीं होगा। गुरुजी इनमें से सभी कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक पूर्ण गुणज नहीं होगा, n का मान जब तक एक पूर्ण संख्या नहीं आ जाती तब तक मैं नहीं बोलूंगा कि ये कौन सा आवेश हो सकता है। कोई सा भी नहीं हो सकता इनमें से। बेटा जी देखो, वो एक डायलॉग बोलते हैं ना कि किन्हीं दो के बीच में तीसरे के आ जाने से जिंदगी नहीं बदला करती, सेम कहानी है। दो बिंदु आवेश है, Q1 आवेश और एक Q2 आवेश। इन दोनों के बीच में चाहे जो भी हो, मान लेते हैं F बल लग रहा है, आकर्षण का है, प्रतिकर्षण का है, जो भी है, अगर इसके पास मैं Q3 एक तीसरा आवेश भी रख दूं तो इन दोनों के प्यार में या इन दोनों की दुश्मनी में कोई फर्क नहीं आएगा, पहले जैसा ही बल लगेगा F। सिंपल। इसको अध्यारोपण के सिद्धांत से आने वाले टाइम में समझाऊंगा। अभी के लिए तो बस इतना ही दिमाग में रखना कि किसी तीसरे के आ जाने से पुराने दो लोगों में प्यार या दुश्मनी में फर्क नहीं पड़ेगा। देसी फिजिक्स समझा दी मैंने, बिल्कुल देसी भाषा में। क्लियर? तो अब बेटा जी हमने कूलाम का नियम स्टार्ट तो किया है, लेकिन उससे पहले हमने सीखे सवाल। क्या सीखे? सवाल, और बहुत बेहतरीन सवाल किया। अच्छा, ये सिखाना जरूरी था क्योंकि ये करने के बाद कूलाम के नियम में एप्लीकेशन सिखाऊंगा कि कूलाम के नियम में कैसे लगाते हैं इस कॉन्सेप्ट को, चालन वाले कॉन्सेप्ट को, चालन वाले मेथड को। ठीक है, बात समझ में आई? आराम से पढ़िए, सब्र रखिए, कोशिश करना इस सवाल को करने की। होमवर्क में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में इंतजार करिएगा, इस सवाल को करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में बेटा जी कूलाम का नियम समझाऊंगा और उस पर आधारित प्रश्न समझाऊंगा। तो आज के लिए तो बेटा जी इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और हाँ जुड़े रहिएगा डाउट नट के साथ। सो बाय बाय, धन्यवाद।